Hello friends, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। So I can share my prelim strategy with you in this video. तो prelims में मेरा strategy multiple prongs पे ये था, multiple points पे कि पहला एक न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स रहता है और एक स्टैटिक रहता है। तो स्टैटिक एवरीबडी नोज द बुक्स एंड ऑल द रेफरेंसेस, तो आई विल नॉट गो अबाउट इट। मेरा भी एकदम सेम था, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली एंड जोग्राफी के लिए वही नोट्स पढ़ लिए, जो भी PMF IAS का कंपाइलेशंस पढ़ लिया, रिवर्स माउंटेन इन सब के ऊपर अलग अलग, एंड NCERT से पढ़ते हैं ये सब। तो ये सब मेरा जेनेरिक सोर्स है, सो आई विल नॉट गो ऑन द स्टैटिक बुक्स के ऊपर इतना। मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी भी वर्क कर लूँ, बता दूंगा। एंड न्यूज़पेपर की साइड से, जो करंट अफेयर्स की साइड से होता है, वो मेरी स्ट्रैटेजी मतलब ये था कि आई वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव। जैसे पेपर पढ़ रहे होते थे तो आई वॉज श्योर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, नॉट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू इंक्विजिटिव, आई न्यू कि दैट विल पे मी डिविडेंड्स इन द एग्जाम ऑल्सो। तो जब भी कुछ न्यूज़ में कुछ आ रहा है, कोई स्पेस मिशन आ रहा है या कोई भी गंगा मिशन के ऊपर कुछ आ गया या कुछ भी आ गया, कुछ अच्छा यूनिक सा नया कुछ आ गया, तो आई यूज टू गूगल इट। 2-3 और टैब्स खोल के, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर कंटेंट नहीं रहता था, मैं 2-3 टैब्स और खोल के कुछ कुछ पढ़ लेता था। सपोज UPI पे कुछ आ गया, पढ़ लिया। एंड वो UPSC इज़ काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग दैट क्यूरोसिटी आई गेस थ्रू द एग्जाम्स ओवर द ईयर्स। आई सीन 2018 से पेपर का जो आप एक ट्रेंड देखोगे यार, एक वो जो देखोगे वो एनालिटिकल और थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहीं कोई स्टैंडर्ड स्टॉक सोर्स से एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना किसी के मंथली मैगजीन से रिपीट हो रहा है, ना कहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब 2-3 क्वेश्चन हिट कर जाते होंगे, 5-10 क्वेश्चन, बट मेजर आपका ब्लैंक हो जाओगे अगर आप सिर्फ मंथली इसको ब्लाइंडली प्रिपेयर करके जाओगे या स्टॉक कोई भी कोचिंग का प्रिपेयर करके जाओगे। सो यू नीड टू बी मोर इंक्विजिटिव। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। UPI चल रहा है या ई-रूपी नया लेके आया है, तो इस बार भी जैसे मैं अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई वॉज वेरी श्योर कि ई-रूपी चल रहा है, तो मैं खुद से 2-3 लिंक या FAQs जो होते हैं उनकी साइट पे जाके पढ़ लिए, या कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कुछ नया मिशन कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, या कोई बिल आया है, सपोज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी आया है दिल्ली में, तो उसके ऊपर जाके 2-3 टैब्स 4 टैब्स, जब तक नहीं, मतलब आप 5 मिनट भी अगर उस पर आप लगाओगे, सो UPSC का जब क्वेश्चन आएगा एलिमिनेट करने में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपका गट रहेगा उसको एलिमिनेट करने में, एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपना टाइम बचा के वो क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दैट रियली हेल्प मी 2018, 19, 20 तीनों अटेम्प्ट्स में। हेलो फ्रेंड्स, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। बाकी पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के टाइम पे आप जितने टेस्ट सीरीज दोगे, जितने तो नहीं, मतलब डोंट गो आउट ऑफ द वे, मतलब 2 टेस्ट सीरीज मैक्सिमम आई गेस, 2 टेस्ट सीरीज अराउंड दैट, 2 + 1 - 1 जो भी है। बट टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, आपका एक आप जो पढ़ रहे हो आपको वो भी पता होगा कि आप सही जगह डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। दूसरा आपकी एलिमिनेशन, आपका गट फीलिंग क्या है, आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, करेक्ट इनकरेक्ट है वो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन रीडिंग सही कर रहे हो, या आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका जो होता है कि आप रिवाइज कर रहे हो और मल्टीपल रिवाइज कर रहे हो, या बबल पहले मार्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपकी पेपर सॉल्विंग से बहुत होन हो जाती है। एंड फाइनली इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मार्क्स हेयर एंड देयर। कट ऑफ इज़ वेरी रिजिड, और उसके आधा नंबर भी नीचे हो गया, आप बाहर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है, स्पेशली आपका फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में, जब आपका इतना शॉर्ट नहीं रहता है कि आप कट ऑफ से बहुत ऊपर होगे, कंटेंट के जस्ट ऊपर रिलाई करो। तो ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज से आप होन करते रहो। एंड मेरा यूजुअली ऐसा होता था कि मैं रिवाइज करता था 2 या 3 बार। जब मैं टेस्ट लिख रहा होता था तो मैं एक बार देता था, एक गो थ्रू कर लिया मैंने टेस्ट को,
फिर उसके बाद अराउंड 1 घंटा 10 मिनट, या डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना ईजी आ रहा है या पेपर कैसा है, मतलब 50 मिनट से लेकर 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट तक आप फर्स्ट राउंड में लगा लेता था मैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे एक ऑप्शन एलिमिनेट करने पे या डायरेक्टली मुझे पता चल रहा होता था, या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पे, मैं वो जल्दी जल्दी कर लेता था। फिर उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में आता था वो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में गोला मार दिया उसको, या टिक कर दिया कि मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, आई केम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड एलिमिनेशन और लगाया, या और कुछ नया कुछ मुझे अगर याद आ रहा है या कुछ बेटर फीलिंग आ रही है तो उसको मार्क कर लिया। और फर्स्ट अपना रिवीजन के बाद जो मेरी इजी क्वेश्चन है उसके बाद ही मैं बबल भर लेता था। मुझे रियलाइज़ हुआ विद टाइम कि उस टाइम बबल भरने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही रहता है कि सबसे जो आप कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं वो आपने फिल कर लिए हैं, दैट इज़ योर आपका एक कोर बन जाता है कि आपने मार्क कर दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप जब एलिमिनेट करते हो तो वो बेटर रहता है, आपको पता होता है कि कितने क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं या नहीं पता, और कितने क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बाय एलिमिनेशन, बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि बहुत कम अटेम्प्ट कर दोगे और आपका ईजिली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि आपने फर्स्ट आइट्रेशन में कितना मार्क किया, सेकंड में कितना, और थर्ड आइट्रेशन में ऐसा होता है कि सपोज मैंने 7-8 क्वेश्चन हैं जो सेकंड आइट्रेशन में भी नहीं मार्क करे हैं, सपोज 90 to 93 क्वेश्चन ही करें या 90 क्वेश्चन करें, तो मैं ट्राई करता था उसमें भी कुछ स्क्वीज आउट करके मैं 3-4 क्वेश्चन निकाल लूँ या 5-6 निकाल लूँ, जो भी है, कि लास्ट में मुझे 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ना छोड़ना पड़े, मैं ऐसा ट्राई करता था। और ये आपका थर्ड रिवीजन बोल सकते हो, आपको थर्ड आइट्रेशन बोल सकते हो, जो छोटा रहता था बट क्रूशल हो जाता है वो 3-4 क्वेश्चंस भी आपका कन्वर्ट करना आपको सही में। तो ये मेरा पेपर सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी था, कंटेंट पे था, और ये थोड़ा जो मैंने अपना वाइड कवरेज रखा एंड न्यूज़पेपर रीडिंग पे मैंने थोड़ा आपको डिफरेंट वाला बताया। बाकी प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी लोगों का देखा है अपने फ्रेंड्स में भी, हु आर रियली गुड अपना अटेम्प्ट जो मॉक्स वॉक्स करते हैं, फाइनली ऑन द डे थोड़ा लेट डाउन हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन। तो उसमें नॉट जस्ट प्रीलिम्स, मेरा इंटायरली ये रहता था कि मैं पूरी प्रेपरेशन फेज में इतना अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करता था कि मतलब यू आर नॉट इंजॉइंग और लिविंग लाइफ। तो वो क्या होता है, उससे आप नर्वसनेस बिल्ड होती है, आपका एंजाइटी लेवल्स बिल्ड होते हैं, और फाइनली फिर एग्जाम डे पे वो प्रेशर में आपका वो हर चीज़, इफ़ इट हैज़ टू गो रॉन्ग इट गोज़ रॉन्ग ऑन दैट डे। तो डोंट ट्रबल योरसेल्फ इतना ज़्यादा कि यू आर नॉट एबल टू गिव फाइनली एग्जाम एक फ्रेश माइंड से, एक रिलैक्स माइंड से। थोड़ा एंजाइटी बनता है, सबका होता है, बट वो एंजाइटी एकदम कंट्रोल लेवल पे, जितना आपका कंट्रोल कर पाओगे आप जितने माइंड को, उतना आप अपनी प्रेपरेशन को एग्ज़ाम फाइनल डे डी डे पे कन्वर्ट कर पाओगे। सो उसके लिए मैं आई रेगुलरली वेंट टू द जिम। 3 साल में रेगुलरली गया। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत छोड़ देता था या उसको लाइट कर देता था एक्सरसाइज को, बट आई मेंटेन थोड़ा फिज़िकल एस्पेक्ट, जिससे मैं एग्जर्शन फिजिकली करूँ तो इमोशनली इतना बर्डन ना फील हो मुझे, और थोड़ा बाहर निकलना भी हो जाता है, थोड़ा म्यूज़िक चल जाता है 1 घंटा एंड ब्रेक हो जाता है, एग्ज़ाम में एक दिन में भी ब्रेक हो जाता है एंड सही रहता है वो। और इन जनरल मैं बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ता था, नॉन फिक्शन, तो उससे एक प्रोग्रेस फील होता है कि आप पढ़ रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो 2-3 साल, तो सेम लूप में घुसने की जगह आपको रियलाइज़ होता है। इनफैक्ट मैं अभी 1-2 हफ्ते पहले ही आई वॉज फिगरिंग आउट, क्या 3 साल हो गए, तो व्हाट हैव आई अचीव्ड इन दोस लास्ट 3 years। तो उससे मुझे अच्छा लगा कि चलो फिटनेस पे मैंने आई वर्कड ऑन दिस फ्रंट, एंड मैंने बुक्स एक्स्ट्रा में मैंने 50-60 कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ली। तो वो जो फील गुड फैक्टर रहता है वो ऐड करता है आपके फाइनल डे के दिन परफॉर्मेंस पे। एंड ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील गुड रहो, आप लोगों से बात करने करो, लास्ट में ऐसे एकदम कट ऑफ मत कर देना कि प्रीलिम्स के बाद ही एकदम बात करूँगा लोगों से, एंजाइटी एकदम मत बढ़ा लो, ऐसा कोई काम मत करो। थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा लेट ऑफ कर सकते हो आराम से। प्रीलिम्स आजकल इतना भी इंटेंसिव प्रेपरेशन पे नहीं है, रादर दैन आपकी ओवरऑल एनालिटिकल जो आपने क्यूरोसिटी मेंटेन करी है साल भर 2 साल भर, वो ज़्यादा जज होती है। तो अब मैं स्पेसिफिकली आती हूँ अपने 2020 के अटेम्प्ट के लिए, जिसके लिए मैंने तैयारी जून 2019 से शुरू कर दी थी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी मेंस के साथ, जो मेंस की अप्रोच एक और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी।
पर जैसे बुक लिस्ट वगैरह हो गई, वो तो सेम किताबें थी जो सब फॉलो करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, पर फ्रैंकली वो इतनी मददगार तो नहीं थी, उसका इतना मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत ज़रूर की थी, पर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था एनसीईआरटी, तो मैंने pmfis.com करके एक साइट है, वहाँ से फिर मैंने मदद ली थी। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसके लिए कोई भी कोचिंग का आप पीडीएफ ले लें, मैंने विजन आईएएस का लिया था जो साल के एंड में आता है। और उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी है, मुझे बहुत डर लगता था इससे, तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज इसके लिए यूज़ किए जो शायद ज़रूरी ना हो। मैंने मृणाल सर के यूट्यूब चैनल्स देखे, मैंने फिर उसके अलावा एक रमेश सिंह जी की किताब है उसको यूज़ किया, और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो, और उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए मैंने शंकर आईएएस की एक किताब का इस्तेमाल किया था, और यही सब है, मोस्टली करंट अफेयर्स। तो किताबों के बावजूद मैंने कुछ चीज़ें की थी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मेरे पास एक गूगल एक्सेल का स्प्रेडशीट होता था, उसमें मैं क्या करती थी, जो भी मैं टेस्ट लिख रही हूँ प्रीलिम्स के जो मॉक्स हैं, उसमें मैं रिकॉर्ड करती थी कि अच्छा ठीक है, टेस्ट नंबर 1 स्कोर इतना आया है, कितने मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, एक्यूरेसी रेट कितनी है। तो जब 10-12 टेस्ट होने लगे तो तब मुझे एक पैटर्न दिखने लगा कि हाँ शायद मैं इतना जब अटेम्प्ट करती हूँ तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतने नहीं। मैंने कुल मिला के कम से कम 80 से 90 टेस्ट ज़रूर दिए होंगे, वो इसलिए भी क्योंकि हमारा प्रीलिम्स काफ़ी डिले हो गया था कोविड के चक्कर में। तो एक ये कि मेरे पास एक गूगल शीट थी जिससे मेरा बहुत डेटा बन गया था आफ्टर अ पॉइंट कि अच्छा ये मेरा जो कहते हैं ना स्वीट स्पॉट, कि यहाँ पे मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। जो दूसरी चीज़ मैंने की थी प्रीलिम्स के लिए वो करंट अफेयर्स, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं क्या करती थी, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पर न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट, मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया खोलती थी, पहले मैं देखती थी उन्होंने क्या करंट अफेयर्स डाले हैं उस दिन के। तो मान लीजिए शाम के 7 बजे मैंने खोले, आधा घंटा लगता था उनके करंट अफेयर्स पढ़ने में। उसके बाद मैं अखबार खोलती थी द हिंदू, और जो आर्टिकल्स उस अखबार के इनसाइट्स ऑन इंडिया ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, मैं वो पढ़ती नहीं थी अखबार में, मैं वो स्किप करती थी, और अखबार में वही पढ़ती थी जो उस वेबसाइट ने कवर नहीं किया है। तो इससे काफ़ी टाइम बचता था, क्योंकि काफ़ी कुछ तो कवर हो जाता था। तो आप ये शायद ट्राई कर सकते हैं। तो डेली ये स्ट्रैटेजी होती थी अखबार पढ़ने की, और मंथ के एंड में कोई भी मैगजीन आ गई, मैं विजन का यूज़ करती थी, उससे मैं टैली कर लेती थी कि अच्छा मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। तो दिन के मेरे को 1 घंटे ऐसे लग जाते थे करंट अफेयर्स में। और हाँ, नोट मेकिंग पे आऊँ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, मैं मतलब हर दिन जो करंट अफेयर्स की नोट्स बनाती थी, बट ऑनलाइन बनाती थी, और एवर नोट वगैरह कुछ नहीं, मैं तो गूगल डॉक्यूमेंट्स पे ही बनाती थी। मैंने एक फ़ोल्डर बना ली थी मंथ बाय मंथ, जैन फेब जो भी, और हर फोल्डर के अंदर पेपर बाय पेपर करंट अफेयर्स ऐड करती थी। ऑनलाइन नोट्स में फ़ायदा यही होता है कि आप कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तो एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स है कि अगर आप नोटिस करें काफ़ी कुछ रिपीट होते रहता है। जैसे मान लीजिए इस महीने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है खबर में, तो फिर हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर वो आ जाए। तो मैं क्या करती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ एनजीटी को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं, जब वो 3 महीने बाद फिर न्यूज़ में आता था, तो फिर मैं कोशिश करती थी कि बिफोर लुकिंग एट जो नोट्स हैं मेरे, मैं पहले खुद याद करूँ एक बार कि मैंने क्या पढ़ा था। तो उससे क्या होता था कि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आता था कि हाँ शायद थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। और इस सब तैयारी के बाद अब मैं जो तीसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, वो प्रीलिम्स में पेपर जब देते हैं तो क्या एक जो मानसिक स्थिति जिसको कहते हैं वो क्या होनी चाहिए। तो हमारा जो पेपर आया था स्पेशली, वो काफ़ी लोग कहते हैं बहुत विचित्र था, बहुत अलग था, और था ही, बहुत अलग अलग तरह के सवाल थे। तो उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में मुझे सिर्फ 25 या 30 सवाल मुश्किल से आते होंगे, और उस वक्त लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि देखो मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा। शायद ये झूठा दिलासा ही था, पर मैंने अपने आप को ये बोला और थोड़ी हिम्मत बनाई, और जो मेरे को गट फीलिंग से जो आ रहा था मैंने वो मार्क किया, स्पेशली वो सवाल जिनमें 2 या 3 ऑप्शंस में से मेरे को डाउट था। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप इतनी अच्छी अपनी रिवीजन कीजिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, कि आप जब उस हॉल में हो और आपको दो ऑप्शन से एक चुनना हो, तो आपके मन में शंका ना हो कि शायद मेरा ठीक से याद नहीं है। आपको अपने आप पे तो पूरा होना ही चाहिए कॉन्फिडेंस और विश्वास कि मैंने बिल्कुल अच्छे से किया है। Hi everyone, my name is C. Yashwant Kumar Reddy.
I have cleared UPSC 2020 exam with rank of 93. This was my second attempt. In my earlier attempt in 2019, I was not able to clear prelims. I just missed the cutoff by 1 or 2 marks. To be precise, 1.66 marks. So, with my limited experience with UPSC, I just wanted to share a few insights which I have gathered. So we are seeing that the prelims exam, it is becoming more and more unpredictable these days. So concentrating on clearing that prelims exam has become one of the most important things about the examination. So like what I would suggest is, firstly, we need to have a clear understanding of the demand of the examination, like how UPSC is asking questions. So for that, we need to completely focus on understanding the pattern by going through the previous year question papers, at least 4 to 5 years. We can clearly see a shift of the kind of questions UPSC is asking from the in recent years. So after that, everybody of us would be doing basic NCRTs and standard reference books, which are referred by multiple toppers. So make sure that from those books, you just prepare some revision notes of just 10 to 15 pages for each subject, so that it will be very handy when the exam is coming more near and near. So that instead of revising through the main books, you can just revise from your revision notes itself, so that you can complete multiple number of revisions. As as the retention of content is the key in examination. So if we zero down on few topics which we are unable to remember perfectly, or in which we are not comfortable enough, so I think our revision will become more simpler. I have practiced this in my second attempt. I made a notes of 15 to 20 pages for each of the topics, and I have made sure that I don't repeat important topics when where I am comfortable enough. I have put only those topics in which I am not comfortable in those papers, so that I will be able to revise them multiple times. So after these revisions, one thing that I have missed in my earlier attempt is writing more number of mock tests. Although the same questions might not be repeated in the examination, the kind of journey we make in the mock test, that will make us ready for the main examination. For example, I came to through mock tests, I came to know that the accuracy level of myself is very less. So to cross the cutoff, I made sure that I used to attempt as many number of questions as possible, at least 80 to 85 to 90, irrespective of the difficulty of the examination. So mock tests are an opportunity where we can know better about ourselves, and where we can apply multiple techniques that are being said by various peers or toppers or whatever. For example, people tell that we need to cover question paper in 3 to 4 iterations. In the first iteration, solve all the easier questions. In the second iteration, solve questions in which you are 50-50 sure about the answer. In third iteration, just solve questions which are needed to reach that number of questions you have targeted upon. So like while doing this also, I made sure that in the first iteration itself, I was marking the questions for second iteration and third iteration with a different mark. For example, the question I wanted to come in the second iteration, I used to put 1 circle, and the questions I wanted to come in the third iteration, I used to put 2 circles around the question number. And the questions I don't want to attempt at all at any cost, I just used to cross them. So like in the next iterations, we save a lot of time. Without glancing these questions, we can just directly go to the questions which we have marked. So it will save a lot of time. And further, there are multiple techniques like elimination techniques, etc., which are there in YouTube videos, etc. So like they might not be applicable or beneficial all the time. So like have due diligence while applying that. And if you want to arrive at any elimination techniques or anything, just practice them on previous year questions only. Don't practice those techniques on mock papers, because mock test papers are designed in a way such that they focus mostly on exceptions. But the real question paper doesn't focus that much on exceptions. So make sure that the techniques you wanted to apply in the exam, only test them only in the previous year question papers, but not in the mock tests. And try to cover as many mocks as possible. And after mocks, spend at least 1 to 2 hours of quality time in analyzing your performance in the mock test, like in which areas you are not able to perform well. And for example, if you are not able to
mark an answer to the particular question correctly. So just go a bit deeper. Why you are not able to mark that question correctly? Was it because of lack of knowledge about the topic, or was it because of any lack of issues in application of any topic which you have known already, or was it because of any silly mistakes, etc.? So likewise, we can just expand our knowledge base and also fine tweak the technique of attempting the examination, so that we will be fully ready for the main test. And having said all this is just half of the game. The real half game, which would give us results, starts at in the examination hall when the exam begins. So try to try not to think about the result. Don't have over expectations while attempting the examination. Just have a cool mind. Treat every question as a new opportunity. Even though if you are not able to attempt, if you are not able to do well in the initial set of 10 to 15 questions, please don't lose confidence, because even many people doesn't know answers to more than 40 to 45 questions accurately. So everything, many of them use techniques like elimination method, etc., to arrive at the answer. So it is okay if you are not knowing answers to a few questions also. Don't lose confidence. Have that confidence running in you, and keep thinking that there might be easier questions at the end of the paper, which you haven't seen yet. So save your energy and save your confidence to attempt those questions. And one more thing about prelims question paper is, it is also important to identify and answer correctly easy questions. So we should not miss out on those low hanging fruits. The difficult questions, many of us would not be able to answer, but the easier questions, if we are not able to answer them, then we would be very far behind from the crowd. So make sure that we are not missing out on the easy questions. And apart from that, try to solve as many medium difficult questions as possible, and try to attempt few difficult questions if your number is not yet come up. So this is one thing. And while attempting the paper also, try to be with a cool mind. It is very difficult in that pressure scenario. I have experienced it once in 2019 attempt. My question paper has started with history. So history was a bit typical these days in the last 2-3 years. So after completing some 15 to 20 odd questions, I was not able to mark even 3-4 questions correctly. I mean, at least even 3 to 4 questions correctly. So my confidence was totally shattered, and I have lost hopes on the examination at that point itself. But in that year, even many questions from economy, polity are very easy. They were in the latter stages of the question paper, but my energy levels and my confidence was already down. So because of that, I was not able to perform well in the examination. So make sure that if you are comfortable in any subject, then if possible, try to start from that subject itself in the question paper without starting from the question number 1. So having that confidence rising in the first few minutes of the examination, that will give a good amount of boost for the remaining part of the examination. And one more thing, and one more small thing is that don't delay circling in OMR sheet. That also I have did in my first attempt. In the last 2 to 3 minutes, I had to bubble more than 10 to 15 questions. So when we are writing mocks, the number of the number of papers in the question paper are very small, like 10 to 12 pages max. But in the main question paper, there would be around 25 to 30 papers. So it would be very difficult to search out and find that particular question where you haven't marked. So don't try to cut out wastage of time in these issues, and try to mark OMR at least 15 to 20 minutes before the completion of the examination in the questions where you are sure about. DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Prelims 2022 is around 3.5 months from now. So for people who are attempting it for the first or second time, then devoting quality 3 months of time for prelims would be very good. But for senior players who are having good amount of confidence, devoting 2 months is also fine. And one strategy
for revision that I would suggest is try to complete as many mock tests as possible in the first 2 months. Like in the coming March and April, try to devote 1 week of time to each subject. For example, 1 week to history, 1 week to geography, 1 week to economy, such that. And in that period, try to make your short revision notes also, so that in the last 2 weeks before the examination, you can completely depend on those revision notes. And while writing mock tests also, if possible, try to write down in a notes the topics which you have made mistakes, so that that also you can keep revising in the last moment before the examination. And further, make sure that adding current affairs, like many people might be using prelims compilations, or people might be having their own notes of current affairs. Try to add those current affairs also. For example, if possible, weekly 1 month current affairs or 2 month current affairs we can complete, along with the static portion that we are completing in that week. I think this would be a good strategy for revision. I hope you people would be cool and apply all your insights and knowledge that you have gained in the years that we have put in the preparation, and emerge successful in the prelims exam. व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप मेंस की एक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए. डू एंड योर बेसिक प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स, मे बी इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और वॉट एवर द बेसिक सोर्सेज यू आर फॉलोइंग, आप एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिए. लेकिन उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चलनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू जस्ट डोंट हैव टू क्लियर प्रीलिम्स, आपको प्री के बाद मेंस भी क्लियर होना चाहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट कर लीजिए. जो भी स्मॉल टॉपिक्स और मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट कर लीजिए. मिड फरवरी और फरवरी से आप स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन. बाय डेडिकेटेड प्रिपरेशन आई वुड मीन पिक अप अ टॉपिक, कंप्लीटेड पूरे. आप एक इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कीजिए. इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए. उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लीजिए स्टार्टिंग में 4-5 टॉपिक्स जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं. आई वुड लिस्ट एट पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री. दिस आर द 4 टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू. ये 4 टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए और इनके सेक्शनल टेस्ट भी लगा लीजिए, एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 2. इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट. इन टेस्ट को करने के बाद आफ्टर द एंड ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस मेजर टॉपिक्स. फिर जो स्मॉल टॉपिक्स है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए. सेकेंड, व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज आस्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ से आपकी यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हो जाना चाहिए. आई वुड सजेस्ट कि नॉट ओनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट ऑल अदर एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसकी भी आप प्रिपरेशन की, उसके आप टेस्ट जो है आप उसको देखिए क्वेश्चंस को. और बहुत बार ये होता है कि सीडीएस के क्वेश्चन है या एनडीए का क्वेश्चन है वो यूपीएससी में समहाउ और दी अदर रिपीट होता है. तो यू कैन डू 5 to 7 years क्वेश्चन ऑफ सीडीएस 1, 2, NDA 1 and 2 and CAPF, and if you have time you can also look at the questions of Indian engineering services. उसमें भी कुछ GS के questions आते हैं which you can pick up. सारे questions important नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज NDA में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो questions होते हैं वो 12th स्कूल के लेवल पे होते हैं और वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. बट यू हैव टू सेलेक्टिवली पिक अप द क्वेश्चंस और आप उसको मार्क करके रख लीजिए कहीं पे. देन जब आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, सो व्हाट शुड बी योर मोटो ऑफ गिविंग अ टेस्ट सीरीज़. आई हैव सीन पीपल जो आप टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़. आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट दैट, बिकॉज जब आप नोट्स बनाने पे बिजी हो जाते हैं फिर आपका डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली नोट मेकिंग में हो सकता है. इस साल की जो प्रीलिम्स का पेपर था, देयर आर क्वेश्चंस जिसको आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना टेस्ट सीरीज़ उससे पूछता है, ना टेस्ट सीरीज़ में जो मैगजीन्स आते हैं मंथली मैगजीन्स उस पर वो आती है. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स जो कि एक कम्प्लीटली न्यू चीज़ थी. लेकिन यू कैन प्रिपेयर दिस बाई वन एवर यू गिव अ टेस्ट. तो आपको टेस्ट पे ये देखना है कि कैसे एक आंसर को आपने अप्रोच किया. एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि इस पे डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ देयर इज़ 2 hours ऑफ टेस्ट देन देयर शुड बी 1.5 or 2 hours ऑफ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेस्ट. उस टेस्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड आपके फ्रेंड ने भी वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ लेकिन योर फ्रेंड हैज़ डन इज़ राइट, तो उससे आप ये पूछिए कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव अप्रोच दिस आंसर. अगर उसने नॉलेज बेस से किया है तो ठीक है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए. लेकिन अगर उसने ये चीज़ किया है आपके कुछ ट्रिक्स यूज़ करके या फिर कुछ ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ में, यू विल सी कि जब आपने 40 to 50 टेस्ट लगाए हैं बाय द एंड ऑफ योर इंटायर प्रोसेस,
आपके पास एक सेट ऑफ कुछ ट्रिक्स होंगे, एक सेट ऑफ आइडियाज़ होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स होंगे विच यू कैन फॉलो एंड यू विल बी मैक्सिमाइजिंग योर आंसर। जब आपके स्कोर्स देखोगे आप, पहले आपको 60-70s में स्कोर आएंगे, लेकिन इस तरह की जो ट्रिक्स यूज़ करके आप अपने स्कोर्स को कंसिस्टेंटली अबव 110 ला सकते हैं, विच इज़ ए कंफर्टेबल स्कोर फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का दूसरा इशू ये भी है कि इन एनी केस यू विल बी नोइंग जस्ट 30 to 35 क्वेश्चन एग्जैक्टली। अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है देन यू हैव टू डू करेक्ट एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस इन सेफ साइड। सो हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू इट? जैसे मैंने बताया कि नॉलेज बेस से सिर्फ 30 to 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने मैक्सिमम टेस्ट लगाया है, जो CDS NDA के क्वेश्चंस है, उससे आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एक आंसर को अप्रोच करना है, एंड देन यू विल बी रियलाइजिंग कि आपका जो इंट्यूशन है, जो आपका लेवल ऑफ आंसरिंग है और जो कितना करेक्ट हो रहा है उस क्वेश्चंस में से, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी दैट यू मस्ट फॉलो, दैट आई वुड पर्सनली सजेस्ट। उसके अलावा कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं दैट यू हैव टू पिक। फॉर एग्जांपल जो रिपोर्ट्स वाले टॉपिक्स होते हैं कि इंटरनेशनल कमिटीज़ जो रिपोर्ट देती है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस। इस लिस्ट को आप कंटिन्यूसली रिवाइज़ करते जाइए। जब आप ये लिस्ट कंटिन्यूस रिवाइज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, जब आप प्रीलिम्स मे बी 2 weeks और 3 weeks के बाद है, यू वॉन्ट बी फेसिंग ए प्रॉब्लम कि ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। जब अदर्स बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा, आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी। सेकेंडली, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह के क्वेश्चंस हर साल UPSC पूछता है। So how exactly you have to prepare it, because there are 500 wildlife sanctuaries, around 100 national parks. You can not know the name of each and every of this. So जब आप current affairs prepare कर रहे हैं, जब आप newspapers पढ़ रहे हैं और मे बी monthly magazines, keep a map beside you. आप मैप में उस चीज़ को पॉइंट करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल राजाजी नेशनल पार्क है, सो मैप इन द नॉर्दर्न साइड इन द उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड बॉर्डर। सो ये आप मार्क करते जाइए। एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड कि आपके पास वो मैप है जिसमें करंट अफेयर्स में जितने भी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आए हैं, वो उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। एक नेशनल पार्क की अलग मैप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अलग मैप, इवन फॉर कल्चरल यू कैन डू द सेम थिंग फॉर कल्चरल हेरिटेज, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एट्सेट्रा। और ये जब आप मैप में पॉइंट आउट करते हैं, यू हैव ए पिक्टोग्राफिकल मेमोरी जो कि आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को रिटेन करने के लिए। एंड आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते जाइए, मे बी वीकली और मंथली बेसिस। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, यू विल फाइंड कि ये चीज़ आपको बाय हार्ट है ऑलरेडी, तो आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कैसे आप प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको याद करनी होती है, हिस्ट्री और मे बी दी टाइमलाइन, हिंदी हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में आर्टिकल्स, ये सब याद करनी होती है। आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप टेस्ट लिखें, जब आप मॉक टेस्ट लिखें, मॉक टेस्ट आप उसी टाइम पे लिखें जिस टाइम पे UPSC का प्रिपरेशन होता है, 9:30 to 11:30 AM। और जो 9:30 के पहले का टाइम है, जनरली पीपल डू कि ओके टुडे वी हैव मॉक टेस्ट, लेट्स रिलैक्स टुडे एंड वी हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट। आई वुड सजेस्ट रीड मोर दैट डे, वेकअप एन आवर अर्ली। उसके बाद आप उस टाइम पे 2 घंटे पे आप पूरे दिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस, क्योंकि वो 2 घंटे में आपको एक कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट करना है पूरा। एंड इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है, नो, डेफिनेटली नॉट। पिकअप वन टॉपिक, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री। आप एक दिन पे जब भले आप फुल लेंथ टेस्ट दिला रहे हैं, डू मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली। आप पेजेस पलट लीजिए, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आप कीजिए, और 2 घंटे में आप एक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव फुल लेंथ टेस्ट, चेंज द टॉपिक, मे बी पॉलिटी, नेक्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स, एंड यू विल सी कि बाय द एंड ऑफ 7 or 8 full length tests you have completely revised your syllabus, and this is the way you can maximize your efforts, you can maximize your revision, or at the end you will definitely get results. So UPSC prelims is ambiguous, UPSC prelims is uncertain, and even some toppers couldn't clear prelims in their next attempts. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, आई एम definitely certain कि your chances of clearing prelims would increase. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृत जैन है। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में 96th रैंक हासिल की है। ये मेरा लगातार तीसरा सिलेक्शन था। इससे पहले 2018 में मैंने रिज़र्व लिस्ट में IDAS सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद 2019 में मुझे 321वीं रैंक मिली और 2020 में मुझे 96th रैंक मिली।
मैं आज कुछ अपने प्रिपरेशन के टिप्स आप सभी के साथ साझा करने यहाँ आया हूँ। टू स्टार्ट विथ आई थिंक मैं पहले कुछ प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स का हमारा जो पेपर है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। अगर हम इस पेपर आज जो पेपर आता है, पिछले साल जो पेपर आया 2021 में, इस पेपर को अगर हम 2015-2016 के पेपर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही एक डिफरेंट पेपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो स्टैटिक क्वेश्चंस पहले मिलते थे वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमें इस बात पे मजबूर होना पड़ता है कि हम 2 ऑप्शंस में एक कॉल लें, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जो फैक्चुअल पेपर है या जो रैंडम क्वेश्चंस जो हम वहाँ फेस करते हैं, उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, मैं इस पे बात करना चाहूँगा थोड़ी। जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू शेयर दिस विद यू कि मेरे पिछले 3-4 साल से प्रीलिम्स में जनरल कट ऑफ से 20-25 मार्क्स ऊपर ही आए हैं हमेशा। तो क्या ऐसा मैंने किया, वो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्क किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कंटेंट पे बात करते हैं। तो कंटेंट प्रीलिम्स प्रिपरेशन का 2 भागों में डिवाइड होता है, एक तो स्टैटिक कंटेंट और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक कंटेंट के लिए जो किताबें हैं वो उसकी बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत जगह इस चीज़ को शेयर किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है। आप बेसिक NCERTs वाली जो बुक लिस्ट है, जिसमें नई NCERT, पुरानी NCERT, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए थीम्स, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। सेकेंडली, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, 2 न्यूज़पेपर, उनसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। या जो मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने 2 कोई भी करंट अफेयर की, कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन जो है वो फॉलो कर ली। मैंने अपने इंस्टेंस में विजन IAS की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन और इनसाइट्स की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है, वो फॉलो की थी। इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करते और छोटा करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम डे से पहले या उससे 1 हफ़्ते पहले आपके पास जो रिवीजन कंटेंट है वो बहुत कम हो जाए। जो सेकंड चीज़ जो आती है प्रीलिम्स प्रिपरेशन में और जो कंटेंट से भी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इसके 3-4 एस्पेक्ट्स हैं कि कौन से पेपर सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने पेपर लगाएं और किस तरह से लगाएं। सबसे पहले तो आप मार्केट में अवेलेबल प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, उसमें से आप 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स को मिक्स कीजिए और एक शेड्यूल बनाइए। उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल आपने आज पॉलिटी पढ़ा, तो कल उसका टेस्ट मत दीजिए, कल आप कुछ और टेस्ट दीजिए। आप अगर जो पढ़ रहे हैं और अगर वही टेस्ट देंगे तो मेरे हिसाब से आपका माइंड मेमोरी की तरह फंक्शन करने की एक आदत डाल लेता है। तो अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें मेमोरी की तरह से नहीं हमें फंक्शन करना है हमारे माइंड को, हमें उसे एक प्रोसेसर की तरह फंक्शन करना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करें, कि जो आपको नहीं भी आता है यू ट्राई टू मेक सर्टेन कनेक्शंस, यू ट्राई टू मेक सर्टेन गेसेस। तो इस तरह से जब आप रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम से भी पहले, तो फिर आपको जब वहाँ नए क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको इतनी कोई हिचक या हेजिटेंट आप नहीं होंगे उन्हें सॉल्व करने में। अब इसके साथ ही मुझे लगता है कि अबाउट 100 to 120 क्वेश्चन पेपर्स आप आज से भी अगर शुरू करते हैं तो प्रीलिम्स पेपर से पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन पे देखिए, जो सही हुआ वो क्यों सही हुआ और जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। इसी के साथ आप एक प्रॉपर लॉग बनाइए जिसमें आप ये पूरी तरह से लिखते चले जा रहे हैं कि किस पेपर में आपके कितने शॉट सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से सही हुए, कितने आपने जो गेस किए उसमें से गलत हुए। इसके साथ आपको ओवर द टाइम ये पता चलता चला जाएगा कि आप किस तरह के गेस हमेशा करते हैं जो हमेशा सही होते हैं और किस तरह के गेस आपके हमेशा गलत होते हैं। तो एक ओवर द टाइम इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। जब इतना आप अपने अटेम्प्ट्स को, इतना आप अपने रिजल्ट्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो ओवर द टाइम आपकी इंट्यूशन, आपकी गेस मेकिंग तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में ही जो आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो उसको भी आप उस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये कंटेंट मेरे एलिमिनेशन में, मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाए। तो आई थिंक द सेकंड कंपोनेंट, द सेकंड पिलर ऑफ प्रिपरेशन forms the most important part
in your preparation as of now. थर्डली आई थिंक प्रिलिम्स की प्रिपरेशन में अब थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है. जैसा मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया कि माइंड को आप एज अ मेमोरी किसी भी क्वेश्चन को देख के फंक्शन ना कीजिए. आप जैसे ही कोई क्वेश्चन देखें आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि याद करने की कि मैंने कहाँ पढ़ा था. जैसे ही हम ये कोशिश करते हैं कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था और अगर वो हमें अपनी मेमोरी में नहीं नज़र आता तो हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं और या तो हम वो क्वेश्चन छोड़ते हैं या उसे गलत अटैम्प्ट कर देते हैं. तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बिठाएं अपने माइंड में. उसके लिए आपको अभी से अपने माइंड को वो हैबिट में डालना होगा. इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बोलना चाहूँगा कंटेंट में, वो ये है कि कुछ थीम्स ऐसी हैं प्रीलिम्स में जो हमेशा रिपीट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी का जो कंटेंट है, पॉलिटी का कंटेंट आज भी, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट आज भी, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट आज भी जो है वो उतना ही रेलेवेंट है. उसमें से सवाल यूपीएससी आज भी पूछती है. तो यू हैव टू बी थरो विद दैट दोज टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं. ऐसे ही एनवायरनमेंट में मैं अगर बात करूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं. इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो गई. तो ये सभी चीज़ों को आप अलग से नोट बना के, अलग से याद करके इन्हें कभी भी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये इजीली आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो है वहाँ पे बहुत इजीली सही करवा सकती है. तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आई थिंक इतना ही मैं कहना चाहूँगा. हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस. एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क. थैंक यू. Hello everyone, I am Chandrakant Reddy. I had secured All India rank 120 in CSE 2020. And my brief background about me is I had done my graduation from VIT University in Electronics and Communication Engineering in 2017. During at the time of 2017, I was only 20 years of age, so I was unable to give the CSE and at CSE 2017. So I decided to give CSE 2018. I given 3 attempts subsequently, 2018, 19, 20. In my 3 attempt journey, I had given 3 mains, 2 interviews. The initial orientation for me to prepare for the CSE comes during my college times. During the 4th year of my graduation, one of the senior who got selected in the CSE visited my college. I attended his lecture. There I realized the importance of the bureaucracy to the society. So I decided to prepare for the CSE, and I left my campus placements also for preparing for this exam. During my 3 attempts, my prelim score has been substantially higher. I cleared the forest cutoffs in my 3 prelims. Some like in 2018, I scored around 115, and in 2019, I scored around similar to 115, only 115 or 117. In 2020, in the recent attempt which I cleared, I scored 127, where the cutoff was 92 marks. I will share the screenshot of it. You can go look at it. The prelims is the important stage where the competition is reduced from 5 lakhs to just 10,000 candidates. So we need to take the prelims very important. I had a precise list of books that only I used to revise. I don't go for another books at all. For instance, for polity, I followed the Lakshmikant. For history, I followed the Spectrum publication. For environment, I followed the Shankar IAS environment booklet. And economy, I followed Vivek Singh. Geography, I followed the two NCRTs of 11th class. That is my book list, and I precisely revised those things. I will share the book list in the description. Coming to the like when one can start preparation for prelims, I think the preparation for prelims and mains are very much integrated, because the topics such as the polity, history, economy are repeated in the GS 1, 2, 3 papers of the mains. So we can prepare in a consolidated way. If one has the 1 year timeline, they can start from the June onwards for preparing for the prelims.
while preparing for the prelims, the most important step is one has to go through the previous year papers. From previous year papers alone, from 2013 onwards, I had prepared some list of 50-60 topics where the more than 60% of the question paper will be covered from those 50-60 topics. And then when it comes to the importance of test series in the prelims, I followed the Vision 35 test module for the prelims. So when I studied the polity, like Lakshmikant, if I revised, there are 5 specific tests for polity in the Vision 35 test. So I used to write those 5 tests, and then I used to compare my scores, whether it was increasing. Even if I kept it right answer, I used to go through the solution booklet of them, so that I will get one more point extra, which I would have missed. So the 35 tests which one can do, it can be any institute, but one has to do one complete test series. So they will get more knowledge which they would not be covered from the traditional textbooks. This is the importance of test series. And then the second important aspect is the important topics one has to devise. For instance, I was very strong in the economics and polity. Every year there are 30 odd questions coming from these 2 topics. My strategy is very simple, that in these 30 questions I will be attempting all questions, and at least 28 or 29 questions will be correct. So from there only my score will be around 56-57 marks. So in the remaining 70 questions, I will get hardly around 80 marks. So my score will be around 120-130 in that range. So once one need to keep in mind that they need to keep their strength areas in the prelims. Like they can take any two subjects. For instance, I taken polity and economics, and some people may have the polity environment, polity science and technology. So they need to decode their own strength areas and need to rigorously prepare on the strength areas. I will mention some of the important topics from various subjects. For instance, in the history, the chronology is very important, from ancient to medieval to modern India, and from ancient also the Indus Valley civilization, Vedic civilization, post-Vedic civilization, Mauryan Empire, Gupta Empire, and finally Harshavardhana ruled. So this chronology one needs to remember. If we remember the chronology, at least 1-2 questions in the history will be solved. So the important topics in the history comes from ancient, medieval in that section. It is Buddhism, Jainism. Every year there is 1 or 2 questions will come from this section. Temple architecture, Indus Valley civilization, Bhakti Sufi movements, Mughal rule, Vijayanagar Empire, and then terminologies from the medieval India is very important. If one needs to know about the terminologies, they can just Google that important terminologies from Delhi Sultanate. They will get a list of 30-40 words they can remember just before the exam. And then from modern history, the important topics can be the Constitutional Development Acts in the pre-independence era, like 1935 Act, 1919 Act, and then the Gandhian movement such as the non-cooperation movement, civil disobedience movement, then Swadeshi movement, then socio-religious reformers, and finally the governor generals and their role in building the Indian economy. Then British impact on education system and administration system of India. And when it comes to the polity, one needs to go through the fundamental rights, directive principles of state policy, preamble, federalism features, emergency provisions, parliament, judiciary, local government, constitutional bodies, their appointment and removal process, non-constitutional bodies. So from these topics only, the majority of the questions are coming in the past 5 to 10 years. So one can trust these topics and
can prepare in a holistic fashion. And when it comes to the economy, the monetary policy, banking, fiscal policy, agriculture, new types and processes, new technologies in use, schemes of the government of India, then some macroeconomic fundamentals like GDP, inflation, unemployment, poverty, 5-year plans. Then international institutions and reports. From reports every year, 1 or 2 questions will be coming, like ease of doing business of the World Bank. Then from in the economy session, most of the questions will be from knowledge oriented section. So if one can grasp the how the economy of a country works, so every question can be answered easily without any mugging any facts and all. And then from environment section, one can see the basics of environment, like what is ecosystem, what is population, what is the species. Then every year some 2-3 questions will be coming from the important bodies, treaties, conventions in news, and Indian government measures like the to combat climate change, ozone depletion, and to combat the pollution, etc. Then biodiversity conservation, like Aichi targets, and then Indian government specific targets. Recently also Panchamrita targets have been given by India. And then from the geography, the important topics are the map, world map and India map. In world map, especially the West Asia and Central Asia and Southeast Asia are the very important aspects. From the India map, the political map of India, rivers, lakes in news, these are very important. And then climatology, oceanography are the very important topics. And when it comes to the Indian geography, the Indian monsoon climate, vegetation, soil, agriculture are very important. In science and technology is very dicey part. From the science and technology, one can have one should have the brief knowledge about the latest technologies in use, such as the blockchain technology, cloud computing, fourth industrial revolution technologies like 3D printing, artificial intelligence, then quantum computing. In these technologies, at least they should know the issues in these technologies and the applications of these technologies. Then from miscellaneous perspective, one can go for the international groupings and meetings recently in news, such as the G20, G7 countries. DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। If one started their preparation in the June of the preceding year, so one can prepare from the very basics, like starting with the polity, geography, NCERTs, and history. These will give that. These will give a track to go into the deep preparation. So, and one can join the optional. Like if whether one takes any optional, they can start preparing for the optional from August onwards. From August to December, one can prepare the one round of the optional. So from June onwards, the basic things of the prelims and main syllabus can be covered, and parallelly from August to December, one can prepare the optional. From January onwards, one needs to keep writing the prelims tests. Like if one's first attempt, then one needs to give the first attempt at least by 35 tests or 30 tests they need to give before the actual prelims. So from January onwards, if they take every week one test, they can complete the 30 to 35 tests by the May itself. So by preparing from the June, the every topics which I listed important, these things can be completed by December. From January onwards, the topic specific tests can be taken, and one needs to remember that they needs to revise these tests
like at least two to three times, so they can remember the content and all. One needs to talk about the note making from the prelims. There are few topics which the note making is necessary. For instance, the data related to the economy, like how the inflation is going or how the inflation is coming down. And the second aspect is in geography, there are certain things like this wind will be blowing in the Alps region, this wind will is blowing in the Himalayan region. So this they can make a table, and then they can make that this wind and belongs to this region. So, and then the tribal, like in sometimes prelims, they will give the tribals and they will give the region. So they can make like the tribal on one side and the region belongs to the other side. The other important things for the note making are most of the things in the history are can be directly underlined in the textbook which one's read. So no need of specific note making for the history aspects. And then for history, one can go through the index of the textbook which they are reading. That will make them to remember the chronology of the events which had occurred in the past. Then when one comes to the science and technology aspect, in science and technology, the note making is very important because there is no standard textbook available. So if one gets to know about any technology, latest technology, they can make a small, like 1/4 page of notes that what is the technology about and for what purpose the technology is used. So, like the recently one proton therapy news, which is used for the cancer treatment. So they can make that proton therapy and then it is used for cancer treatment. That's it. And the process how the proton therapy is developed and all is not necessary for the CSE prelims. When it comes to the exam hall strategy, the whatever you read, the exam hall performance is the ultimate key for the selection. So during the exam hall strategy, during the exam hall, first of all, one need not to be panic at all. There are certain tricks rumoring like is there in the market, such as in UPSC prelims, some things like only and then steadily rising, steadily falling. These are wrong. These are generally wrong statements, and data statements are generally wrong. These may work sometimes and these may not work sometimes. But the ultimate thing is the presence of mind. The presence of mind alone will help them to get good marks. The presence of mind, I will say with an example that in 2020 prelims, there was a question on Kulyavapa and Dronavapa. The meaning of Kulyavapa and Dronavapa. In that, they given the statements like these are the terms to determine the urban measurement of urban land, and these are the terms for the measurement of the land, like that they given. If one can see from the past, if from the history perspective, there is no mention of urbanism or urbanization in the history textbooks. So you can directly eliminate urban land and you can go for the measurement of the land option. And similarly, there is a Rakmabai case of 1885 they given. In that also, they given the statements like Rakmabai case no one would have heard before the prelims. So, but one can answer the question like they given the three statements in that. In that, one is related to women's education and one is related to the two statements are related to women's marriage. So whenever the two statements are related, if we see the chronology at that time during 1885 and all, there are huge debates going on regarding the marriageable age of a woman. So one can conclude that this is the time of era related to the women's marriage. So directly they can tick the two options related to the marriage. Like that, the presence of mind will be very much helpful. And in the similar thing, like there is a question on visible light communication. In visible light communication, they're given the options like
4 statements were given, and in the options there are 3 statements are correct they given. So if you can eliminate any one option, you can get the answer. So the student thinking must be in the reverse oriented, like directly I need to eliminate the one option to get the correct answer, rather than reading about the 4 statements which are given in the question. So in that way they can directly solve the question easily. In the prelims exam, some people will attempt the 95 plus questions and some people will attempt 80 plus questions, but both of them will be selected. The students has to decide in which territory they are falling, like whether they need to attempt 95 plus to get around 120 marks or 80 plus to get around 120 marks. These things can be known from the mock test which they given previously before the exam. How I will solve the prelims paper in the exam hall. In the exam hall, there are 4 sets of question papers like A, B, C, D. In one set of paper, you may get the easy questions at the first question itself, and in one set, some difficult question at the first question. So one needs to go through in the first 5 minutes, just a glance through the paper, where they can find the easier set of questions. So they can directly solve first the easier set of questions, and like that they will gain some confidence in the first 15 minutes of the exam. Then they can move to the first question and they can solve gradually sheet by sheet. So generally I follow 3 attempts, I will go through the question paper 3 times. In the first instance, I will take around 1 hour of time, and then I will see all the 100 questions, and I will attempt usually in that time around 50 to 60 questions. And in the second iteration, I will do again 100 questions in 20 minutes of time. In that time, I will attempt around 85 questions. I will attempt. Then I will start bubbling the questions. By 1 hour and 40 or 45 minutes, I would have bubbled the 85 questions. In the remaining 15 minutes time, I will attempt the remaining 10 questions, remaining 10 to 12 questions, which I thought I should give the attempt. So while giving the answer, like while ticking the answer, one needs to remember that if at least one option they eliminated out of the 4, they need to go for the attempting the question. If at all they have no idea, then only they should skip the question. If they can eliminate at least one option, they can go for the question, because the cost to benefit is more when you attempt when you attempt 10 questions. If you get 4 questions correct, then you will be ultimately in the positive zone. So one needs to attempt more questions as per. As I was from engineering background, I didn't prepare well for this CSAT, but I will get very decent enough marks above 100 zone easily. So if one needs to prepare CSAT thoroughly, and then there needs to be no option for getting eliminated in the CSAT, then one can go through the past 4 to 5 CSAT question papers. In that, in the next year also, in the past 4 to 5 question paper, the same models will be repeated with the different numbers. So they can easily attempt the 27 to 28 questions which the examiner is asking. 67 marks they can easily get by seeing the 4 to 5 years solved papers. And then in English passages, they can use the strategy like first they can go through the options and then they can go through the comprehension, so that they can get to know what the examiner is actually testing in the question. And then most of the options in the English comprehension are self-eliminate, like some options will be like against the India, like this technology is not suitable for India. They will mention like that. Directly you can eliminate that option and then you can check in the remaining options. And some options are against our constitutional philosophy. So you can directly eliminate. This prelims is going to happen on June 5th of 2022. So I would like to advise the aspirants to prepare well for the coming exam and to prepare their strength areas. At least 2 strength areas should be there for the
prelims exam out of the seven subjects available. So if 2 strength areas, they can get the 20 to 25 to 30 questions correct in those 2. In the remaining subjects, they can easily get some 30 to 35 questions correct. So they would be in the safe zone, and they can go through my topic list, and then they can prepare the important questions from the topics also. And one needs to prepare the important topics very holistically. So all the best for the aspirants. One thing I would like to mention, I forgotten to tell about the current affairs in the prelims. So for from the current affairs perspective for prelims, the major thing one needs to do is daily they need to follow any newspaper they prefer. And the second thing, either they can watch the news like from the Sunset TV or any news channel which is relevant for the CSC exam. And the second thing is one needs to go through the news in a perspective like yesterday what happened and today what happened. Is there any linkage between the yesterday's news and today's news? So this type of self-analysis will help in writing the good mains answer whenever the current affairs question comes in the mains. And the third important aspect is one don't need to worry about reading the monthly magazines. Reading monthly magazines is not at all important for this exam. Important the thing is one needs to aware of the important news which is happening in the society. And the fourth important aspect is some of the things you will miss in the whole year of preparing for the CSC exam, such as the national parks in news, biodiversity sites in news, animals in news, and some data pointers you would have missed. These things can be covered from the yearly magazines which the various coaching institutes will release just before the exam. These things can be covered within a 1 day or 2 days, the whole data snippets from there. So thank you everyone. सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी की बात अगर आपसे करना चाहूँ तो कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले सिलेबस को देखे, सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करे, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखे, क्वेश्चंस को देखकर ये जाने कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स पे फोकस करें। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो आप लक्ष्मीकांत से शुरू कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और 11th स्टैंडर्ड का एक NCERT आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहली रीडिंग में मेरी यह सलाह है एस्पेरेंट से कि वो नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाएं। जनरली आप 1-2 रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको जो लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो लगते हैं उनके ही आप नोट्स बनाएं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप मल्टीपल रीडिंग्स करोगे तब। इंडियन पॉलिटी के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th स्टैंडर्ड का मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स के सीधे क्वेश्चन वहाँ से उठ कर आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में वहाँ से सीधा उठकर आए हैं, तो मेरी यही सलाह है एस्पेरेंट से कि वो उसे ना छोड़े। उसके साथ साथ किसी भी कोचिंग का या फिर कोई रेफरेंस बुक आप रेफ़र कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीलिम्स का, तो इसे आप ना छोड़ें। इसके बाद क्वेश्चंस को देखकर ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग है, उसके बाद में गवर्नमेंट बजटिंग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी समय मतलब हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स पे फोकस करें। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप जितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रैक्टिस करोगे उतना आप एक्सेल करोगे प्रीलिम्स में। तो मेरा तो यही स्ट्रेटेजी था, मैं पहले रिसोर्सेज से पढ़ लेता था। पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर की UPSC के एग्ज़ाम में, उन पे मैं फोकस करता था। उसके बाद में मैं कोचिंग के मटेरियल, जो कोचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, विजन की टेस्ट सीरीज़ हो गई या कोई भी दूसरी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर सोर्सेज की बात की जाए तो हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सब टॉपिक्स पे।
हिस्ट्री की प्रिपरेशन में हिस्ट्री 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड की एक NCERT आती है, उसे आप रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड की आर पास्ट करके NCERTs है, उन NCERTs को आप रेफ़र करें, वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि लास्ट ईयर एक अशोका का क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की परीक्षा में। वो क्वेश्चन एक पैराग्राफ में दिया हुआ था, एक पैराग्राफ में वो पूरा क्वेश्चन वर्बैटिम वैसा की वैसा वहाँ से उठाकर पूछा गया है। ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपको 6th, 7th और 8th की NCERTs में मिल जाएंगे। 6th की NCERT एंशिएंट के लिए है, 7th की NCERT मिडिवल के लिए और 8th की NCERT मॉडर्न इंडिया के लिए है। उसके साथ साथ मिडिवल के लिए आप थीम्स 2 और एंशिएंट के लिए थीम्स 1 की NCERT भी रेफ़र कर सकते हैं। थीम्स की NCERT काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद उनमें से भी काफ़ी सारे सवाल प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर का पर्शियन लिटरेचर का सवाल हो या फिर फ़िलोसॉफी और ट्रेडिशन ने मोन्यूमेंट्स को कैसे शेप किया है वो सवाल हो। इन सारे सवालों को आप अगर इन NCERTs को आपने पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं और एक अच्छा नंबर लेकर आ पाते हैं एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ NCERTs के साथ साथ मॉडर्न इंडिया के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर जी का स्पेक्ट्रम नाम का एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का एक किताब आता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो टेबल्स दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल्स में आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएगी, कांग्रेस के सेशंस मिल जाएंगे, जो सोशल रिफॉर्मर्स है पुराने, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या अच्छा काम किया, तो ये सारे सवाल आपको वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस बुक को आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए पढ़कर, और उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप बना पाते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आप पूरी बुक रिवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 500-600 पेजेस का बुक है, इतना बड़ा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप उन्हीं चीज़ों का शॉर्ट नोट बनाइए जो चीज़ें आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ ना सको, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री, इनके शॉर्ट नोट्स, टर्म्स की आप एक कंपाइलेशन बना सकते हो। जैसे लास्ट ईयर बनियान पूछा गया था, मिरासीदार पूछा गया था, बनिया पूछा गया था, मिरासीदार पूछा गया था, तो ये सारे सवाल आप वहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। और प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड देखा जाए तो मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी, मतलब एस्पायरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री को कैसे कवर करें, मिडिवल हिस्ट्री में इतना सब कुछ दिया है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे ओपिनियन में मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में मुग़ल एरा, और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सवाल सीधा यहाँ से उठकर आ रहे हैं। विजयनगर और बहमनी एम्पायर, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा में विजयनगर के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, और अगर किसी ने थीम्स की NCERT पढ़ी हुई होती तो उसने वो सारे सवाल सही किए होते। इसके साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए और कोई रिसोर्स पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। आप जो कोचिंग के टेस्ट अटेम्प्ट करते हो वहाँ से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज पर, और टाइमलाइन पे एक फ़ोकस होना चाहिए। टाइमलाइन अगर आपकी क्लियर हो तो काफ़ी सारे सवाल आप टाइमलाइन से भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अशोका का एरा, गुप्ता एरा, हर्षा एरा और महाजनपद, इनकी ब्रीफ आइडिया आपको है तो आप एंशिएंट के आने वाले सवाल काफ़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे और वहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर के लिए फ़ाइन आर्ट्स का एक NCERT आता है 11th स्टैंडर्ड का, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने नितिन सिंघानिया के लिए नितिन सिंघानिया से कुछ टॉपिक सिलेक्टिवली रीड किए थे, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, डांस फॉर्म्स हो गए, फोक लोर्स, फोक आर्ट्स, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, एम्ब्रॉयडरी, फिर फेस्टिवल्स, और उसके साथ साथ भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। उसके बारे में भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में नितिन सिंघानिया में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी गई है, जिससे आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। इसी के साथ साथ हम आते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है एनवायरनमेंट। एक रीज़न ये भी है कि फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज दोनों की परीक्षा एक साथ में ली जाती है, तो एनवायरनमेंट जो सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस आपको एनवायरनमेंट से मिलेंगे, स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिलाकर।
तो स्टैटिक की बात की जाए तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो आप 12th स्टैंडर्ड का एक NCERT आता है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स 13, 14, 15, 16 से स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो और बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आप शंकर IAS की बुक हो या फिर कि कोई भी बुक आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छे से रिसोर्सेज दिए गए हैं, काफ़ी ल्यूसिड वे में दिया गया है, ऐसी कोई भी बुक आप रेफ़र कर सकते हो। और एनवायरनमेंट पे अगर फोकस करना है तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है उन पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंडियन एक्ट्स हो गए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, पेसा एक्ट है 1996 का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का। ये सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं पिछले गत कुछ वर्षों में, तो आप इन सवालों को इन एक्ट्स के द्वारा अच्छे से कर पाओगे। और प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जो तैयारी है उसमें आप सब्जेक्ट्स को पढ़े, सेक्शनल टेस्ट्स दे, सेक्शनल टेस्ट देने के बाद फुल लेंथ टेस्ट्स अटेम्प्ट करें। टेस्ट्स आपको मैक्सिमम देने हैं। मैक्सिमम टेस्ट जब आप दोगे तो एक आप में अलग ही एक आत्मविश्वास आपके अंदर निर्माण होगा और इस आत्मविश्वास से आप D-Day को भी आसानी से मतलब क्लियर कर लोगे। D-Day के दिन एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लोगे। तो वही है, पढ़ो, रिवाइज़ करो और मल्टीपल टेस्ट्स को अटेम्प्ट करो। प्रीलिम्स का तो यही मंत्रा रहा है। आजकल देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी हो चुका है। तो अगर आप मतलब एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करने वाले कैंडिडेट हो तो आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। या आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है या आप रिस्क लेकर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला पा रहे हो, या फिर आप एक्यूरेसी वाले कैंडिडेट हो, या आप आइडेंटिफाई टेस्ट्स के थ्रू कर सकते हो और उसी के साथ आप एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट पे आ सकते हो कि आप कितना आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो ये आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, 60-65% एक्यूरेसी होती थी, तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। और जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अगर नहीं भी पता है उस क्वेश्चन के बारे में या आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन में आपको यह देखना है कि कौन से ऑप्शन इस आंसर में नहीं आने चाहिए। जैसे कि 2017 में एक सवाल पूछा गया था कि मालविका अग्निमित्रा जो है ये मालविका अग्निमित्रा एक बुक लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। तो ये बुक किसके ऊपर है? तो ये मालविका और अग्निमित्रा, इन 2 शब्दों को अगर आप तोड़ोगे तो एक मालविका किसी स्त्री का नाम आता है और अग्निमित्रा किसी पुरुष का नाम आता है। तो यहाँ से जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कुछ दिया था कि ये क्या यह एक लव स्टोरी है, क्या यह एक राज्यशास्त्र की कोई किताब है, क्या कोई अर्थशास्त्र की किताब है। तो ये सारे ऑप्शंस अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इन दोनों नामों को तोड़कर ही आप मतलब एलिमिनेट कर पाते। इन दोनों नेम्स को अगर आपने तोड़ दिया तो आपको पता चलता है कि ये एक कपल की कहानी है। तो एक कपल की कहानी है तो आप सीधा यहाँ पे लव स्टोरी मार्क कर सकते थे। जैसे 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल था 64 योगिनी माता के मंदिर पे। तो उसमें यह दिया गया था कि यह एकमात्र मंदिर है दुनिया में जो सर्कुलर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया में एकमात्र कोई मंदिर हो जो सर्कुलर है। तो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद में यह दिया गया था कि 64 योगिनी टेम्पल बिलोंग्स टू वैष्णवाइट ट्रेडिशन। अब चूँकि यह माता जी का मंदिर है तो यह विष्णु भगवान की पूजा तो यहाँ पे मतलब की नहीं जानी चाहिए। ये लॉजिक से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो इन 2 ऑप्शंस के बारे में आप अगर स्टेटमेंट्स को सही से पढ़ते तो भी आपका क्वेश्चन सही से मतलब स्टेटमेंट को सही से पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता। तो यही टेक्निक को आपको मास्टर करना है और इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी सारा ट्रेंड पता चलेगा, हिंट्स पता चलेगी। उन हिंट्स पे आपको काम करना है और काम करके D-Day के दिन अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है।